नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी विचारधारा की जिसने भारतीय संघर्ष के कलेवर को बदल दिया। एक ऐसी विचारधारा जिसने देश की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता की और आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात की। एक ऐसी विचारधारा जिसने भारतीय युवाओं के मन को झकझोर के रख दिया। एक ऐसी विचारधारा जिसने गांधी के भारत की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत में मार्क्सवाद या साम्यवाद का किस प्रकार उदय होता है, उसका प्रचार किस प्रकार होता है और उसकी परिणति कब साम्यवाद से समाजवाद की ओर हो जाती है। जी हाँ, प्रारंभ करते हैं। मित्रों, समय है 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक का। संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध की आंच से जल रहा है। संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा है और इसी बीच होता क्या है कि रूस में जारशाही के शासन को समाप्त करके लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार बनती है और वो सरकार बनते ही उसके जितने भी उपनिवेश होते हैं उनको स्वतंत्र कर देती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिम के देशों में पड़ता है। जी हाँ, रूस, उसके आसपास के देश, चीन, और इससे संपूर्ण जगत प्रभावित होता है। इतना प्रभावित होता है कि एक नए सूरज का उदय माना जाने लगता है, नए साहित्य की रचना होती है और उस साहित्य को पढ़कर संपूर्ण विश्व जो भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से दलित हो रहा था उसने अपनी स्वतंत्रता के नए आयाम लिखना, नए स्वप्न देखना प्रारंभ कर दिया था। मित्रों, जब हम इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं साम्यवाद की, तो हम साम्यवाद के प्रणेता अर्थात कार्ल मार्क्स के विषय में भी कुछ बातें करेंगे। वैसे तो साम्यवाद जैसे विषय पे पुरातन समय से भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन एक मत होकर साम्यवाद के प्रणेता के रूप में कार्ल मार्क्स को ही जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का वास्तविक नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है। वो 1818 में जर्मनी में पैदा हुए थे। एक प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, लेखक, पत्रकार और आंदोलनकारी। कुछ विशेष कारणों से वो जर्मन से आगे बढ़े, लंदन गए, लंदन के बाद फ्रांस में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से एक नई चेतना का प्रादुर्भाव किया। 1848 में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स, जो कि उनके सहायक थे, उनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख लिखा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने साम्यवाद के विचारों को प्रखरता के साथ रखा और बहुत तेजी से संपूर्ण विश्व में वो प्रचारित हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक लिखी जो कि 4 भागों में है। उसे पूरी वो नहीं कर पाए थे, उसके अंतिम भागों को फ्रेडरिक एंजल्स ने ही पूरा किया। उसमें उन्होंने पूंजीवाद के ऊपर एक बड़ा गहरा प्रहार किया है, जिसके आखिरी भाग को फ्रेडरिक एंजल्स ने ही लिखा था। ये तो हो गया साम्यवाद का साम्यवाद के जो प्रणेता हैं कार्ल मार्क्स, उनका सामान्य सा परिचय। अब बात यह भी कर ली जानी चाहिए कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद संपूर्ण वर्ग को जो भी संपूर्ण हिस्सा है जगत का या जहां पे मानव चेतना है, उस संपूर्ण क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं। एक सर्वहारा वर्ग है, दूसरा बुर्जुआ वर्ग है। बुर्जुआ वर्ग वो है जो पूंजी से आप्लावित है, शासन करता है, प्रशासक है, मजबूत है, और सर्वहारा वर्ग वो है जो दलित है। दलित का अर्थ किसी वर्ग विशेष से नहीं है, दलित का अर्थ है पीड़ित से। पीड़ित है, भूमिहीन मजदूर है, भूमिहीन किसान है, अपने जीवन यापन के लिए परेशान है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उससे उसके हिस्से जो आता है वो इतना कम है कि उसका भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि इन 2 वर्गों के मध्य समानता अगर लानी है तो वहां पे वर्ग संघर्ष की आवश्यकता होगी, अर्थात जबरन संघर्ष के माध्यम से आवश्यकता पड़े तो रक्त रंजित क्रांति की जाए और जो बुर्जुआ वर्ग के पास संपत्ति है उसे जबरन छीन के सर्वहारा को दे दी जाए। इस प्रकार एक समानता का वातावरण पैदा किया जाए। इसीलिए अधिकतर लोग जब इसका विश्लेषण करते हैं, इस पे आख्या लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष साम्यवाद की मेरुदंड है। तो ये एक मोटा माटी परिचय है साम्यवाद का। अब देखते हैं कि भारत में इसका प्रचार कैसे हुआ, भारत में इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत कैसे हुई। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि द्वितीय दशक में रूस में जारशाही का शासन समाप्त होता है, लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनती है। तो भारत के बहुत सारे विचारक, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, बहुत सारे समाज सुधारक साम्यवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर रूस की तरफ रुख करते हैं।
इसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है MN राय, मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय 1919 में रूस जाते हैं, वहां लेनिन साम्यवाद के ऊपर एक बड़ी सभा का आयोजन करते हैं, उसमें प्रतिभाग करते हैं और वहां जो नीतियां और रीतियां गढ़ी जा रही थी उन नीतियों में अपना प्रतिभाग करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, योगदान देते हैं और वहीं से प्रभावित होकर 1920 में ताशकंद में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। उसमें अवनी मुखर्जी, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद अली जैसे कई सारे नेता जुड़ते हैं और बाद में उसमें श्रीपाद अमृत डांगे जुड़ते हैं, सर श्रीवेल्लु चेट्टियार जुड़ते हैं और भी बहुत सारे नेता जुड़ते हैं। और भारत में कम्युनिस्ट की, भारत में साम्यवाद की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे गहरी होती चली जाती हैं और केवल सम्मेलनों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से या विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से ही यह जड़ें गहरी नहीं हो रही हैं। एक अनूठे साहित्य की रचना की जाती है और देश के किसी एक भाग में नहीं, संपूर्ण देश में अलग अलग क्षेत्रों में साम्यवाद से प्रेरित साहित्य की रचना की जाती है जो युवाओं को अत्यधिक प्रेरित कर रहा है, इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। उसमें सबसे पहला नाम है श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे मुंबई में उस समय गांधी बनाम लेनिन नाम की एक पुस्तक लिखते हैं जिसमें वह स्पष्ट करते हैं कि गांधी का जो भारत है या भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है गांधी जी के मार्गदर्शन में, उसको अब आवश्यकता है एक ऐसे बूस्टर की जो लेनिन की विचारधारा से या जो मार्क्स की विचारधारा से आ सकती है। उसी समय वो भारत का सबसे पहला समाजवादी साप्ताहिक पत्र भी लॉन्च करते हैं द सोशलिस्ट के नाम से और ये दोनों ये पुस्तक और ये समाचार पत्र मुंबई से लॉन्च होता है। उसके बाद मुजफ्फर अहमद बंगाल से नवयुग नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। ये भी साम्यवाद की विचारधाराओं से प्रेरित है और खास करके युवाओं को लक्ष्य करके किया गया था। उसके बाद बंगाल का रुख करते हैं। बंगाल में कवि काजी नजरुल इस्लाम बंगाल नाम से ही एक पत्र चलाते हैं और उसमें अपनी इंकलाबी, अपनी क्रांतिकारी कविताओं की रचना करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा था। पंजाब में इंकलाब नाम का एक समाचार पत्र आता है और उसको गुलाम हुसैन साहब अपने अन्य साथियों के साथ प्रकाशित करते हैं। इसी तरह मद्रास में सर श्रीवेल्लु चेट्टियार द लेबर गजट प्रकाशित करते हैं। और जब ये बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ उसी समय यह स्पष्ट भी कर दूं कि जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन था या भारतीय साम्यवादी विचारधारा का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा लेबर और किसान, इन दो वर्गों को प्रभावित करता है और इन दो वर्गों में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो नवयुवकों को। जब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1924 में HRA बना था, फिर उसने काकोरी कांड किया, 1928 में HSRA बना। तो जो HSRA बना और HRA में अंतर क्या था? HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो शब्द है सोशलिस्ट, ये जो शब्द है सोशलिस्ट, यही ये प्रदर्शित कर रहा है कि भारत के युवा कितना ज़्यादा प्रभावित थे साम्यवाद से, कितना ज़्यादा प्रभावित से समाजवाद से। इस प्रकार एक अनूठे साहित्य की रचना की गई और संपूर्ण साहित्य के माध्यम से युवाओं को इस आंदोलन में, इस विचारधारा में जोड़ने का काम किया गया। मित्रों, जब हम भारत में यह बात कर रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से भारत में साम्यवादी विचारधारा का उन्नयन हो रहा है, तो भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े नेताओं का नाम लिया जाना बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही जरूरी है, जिन्होंने संपूर्ण भारत का नेतृत्व ही नहीं किया, साम्यवादी विचारधारा से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके आने वाले कार्यों में वो स्पष्ट परिलक्षित होता है। जिसमें सबसे पहला नाम है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हुआ था कि 1927 में ब्रुसेल्स में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा का शीर्षक था उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद। उसका हिस्सा बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस सम्मेलन के बाद सोवियत संघ के और आसपास के जितने भी साम्यवादी नेता थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उनसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सर्वपल्ली गोपाल जो उनके जीवन की कथा लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे उससे कि इसमें अगर ऐसा कहा जाए कि वो मार्क्सवादी हो गए थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो वहाँ से लौट के भारत आते हैं। भारत आने के बाद वो सोवियत संघ पर एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ होता है, कवर पेज के मुख्य पृष्ठ पर
कवि वर्ड्सवर्थ की एक लाइन लिखी हुई है जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थी कि इस भोर में जिंदा रहना आशीर्वाद जैसा है, परंतु युवा होना स्वर्ग जैसा है। आप समझ लीजिए कि कितना प्रभावित रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू साम्यवादी विचारधारा से। उसके बाद पे विचारों पे वो महात्मा गांधी से सहमत नहीं है और वो स्पष्ट रूप से उसको लिखते भी हैं। और यही वो समय था जब गांधी के भारत में धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा का प्रवेश हो रहा था। इसके बाद 1927 के बाद 1938 में हरिपुरा में और फिर 1939 में त्रिपुरी में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन के आते हैं और वो भी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है, गांधी जी और नेताजी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतभेद हैं, तो वो पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। इसके बाद गांधी जी का मान रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं अध्यक्ष से त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 में ही वो बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मित्रों, यह स्पष्ट रूप से समझिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक तरह का साम्यवादी धड़े का ही दल था। वो वहाँ पे अपने हिसाब से काम करता था और आज भी बंगाल की पृष्ठभूमि में वो साम्यवादी विचारधारा को प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से तो ये हुआ कि भारत में किस प्रकार साम्यवाद आया, साम्यवाद बढ़ा, लेकिन भारतीय संघर्ष में परिवर्तन होता है। जो साम्यवाद मार्क्स का है, जो साम्यवाद लेनिन का है, जो साम्यवाद माओ का है, जब वो भारत में आता है तो भारत के नए कलेवर में वो बदलता है। अब साम्यवाद समाजवाद की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि साम्यवाद में वर्ग संघर्ष अनिवार्य माना जाता है, समानता की बात दोनों कर रहे हैं, वर्ग समानता की बात दोनों कर रहे हैं, साम्यवाद भी और समाजवाद भी। लेकिन साम्यवाद वर्ग संघर्ष को अनिवार्यता प्रदान करता है। साम्यवाद कहता है कि बिना वर्ग संघर्ष के समानता नहीं आएगी, लेकिन समाजवाद कहता है कि वर्ग संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। हम जो दबा कुचला वर्ग है या जो शोषित वर्ग है उसको नए अवसर प्रदान करें, उसके लिए अधिक कार्य करें और उसको उत्थान की ओर ले जाएं और फिर एक ऐसा समय आएगा जब दोनों वर्ग समान हो जाएंगे। तो जो समाजवाद है वो वर्ग समन्वय की बात करता है और जो साम्यवाद है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है। ये अंतर है और ये अंतर स्पष्ट रूप से अगर परिलक्षित होता है, कहाँ होता है, तो वो भारत की पृष्ठभूमि में ही होता है मित्रों। तो धीरे धीरे क्या होता है कि भारत साम्यवाद से समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच एक घटना और होती है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी होने वाली है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है और संपूर्ण देश का मोस्ट अवेटेड डिसीजन होना होता है। संपूर्ण भारत पलक पावड़े बिछाए बैठा है, उसको लग रहा है कि गांधी जी कोई एक ऐसा निर्णय करेंगे जिससे हमारे लाल की, भगत सिंह की फांसी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता है तो संपूर्ण साम्यवादी कांग्रेसियों के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि यह राष्ट्रवाद के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। भारत धीरे धीरे साम्यवाद से समाजवाद की ओर बढ़ रहा है और 1934 आते आते कांग्रेस के अंदर से ही, कांग्रेस के नेपथ्य से ही, कांग्रेस के ध्वज के नीचे से ही समाजवादी दल की गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, संयोजकत्व में एक सभा बुलाई जाती है जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, पुरुषोत्तम दास, जी.आर. अभ्यंकर, अशोक मेहता जैसे बहुत सारे नामी गिरामी नेता होते हैं। और यह तय किया जाता है कि एक भारतीय कांग्रेस पार्टी के तहत ही भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाएगी। 1934 में ही मुंबई में फिर से एक सम्मेलन बुलाया जाता है और भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव बनाए जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और यह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मित्रों, यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जयप्रकाश नारायण हमारे यहाँ के बहुत बड़े समाजवादी रहे हैं और उसी समय जब वो आंदोलनरत थे तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों। और समाजवाद क्यों जैसी पुस्तक में वह स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि समाजवाद साम्यवाद से किस प्रकार अलग है
और एक पैराग्राफ में वो लिखते लिखते यहां तक लिख देते हैं कि मार्क्सवाद या साम्यवाद का हिस्सा समाजवाद नहीं है, वरन समाजवाद का हिस्सा है साम्यवाद। मतलब धारा उल्टी हो गई। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि समाजवाद साम्यवाद का एक धड़ा है, लेकिन भाई सोशलिज्म में जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मार्क्सवाद या साम्यवाद समाजवाद का हिस्सा है। समाजवाद पुरातन है, सनातन है। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने भी कई बार ये प्रयास किए हैं कि संपूर्ण समाज एक जैसा हो जाए। कुछ कारण थे, कुछ विषमताएं थी, विविधताएं थी, जिनकी वजह से एक गहरी खाई उत्पन्न हुई, जिसको पाटने का लगातार प्रयास किया गया और किया भी जा रहा है। तो यही वो सारे तथ्य हैं जिनके माध्यम से भारतीय कांग्रेस, जो कि वर्तमान तत्कालीन समय में गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, अचानक से वैश्विक परिदृश्य में साम्यवाद जैसी एक विचारधारा बहुत ही बलवती होती है, जिसके कारण भारतीय युवा उसकी तरफ प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं और एक नई विचारधारा, एक नए संघर्ष के रूप में जन्म लेती है और संपूर्ण भारत को झकझोरती है। और इतना झकझोरती है कि वहीं नेताजी 1942 में जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं और एक नए संघर्ष के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की तरफ से अंग्रेजों को खदेड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा समय आता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के साथ, राजनैतिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता को बल देते हैं। एक ऐसा समय आता है जब जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम प्रसाद लोहिया किसी भी रूप में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक समानता की बात को बल देते हैं। मित्रों, स्पष्ट है, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। उसके बाद भी अगर कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं और इस आधुनिक भारत के क्रम को हम और तेज़ी से और अच्छे ढंग से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं हम सब आपसे अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।